हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग इसमें एसएससी सीएचएसएल 2023 के इंग्लिश के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा सेट नंबर 29 होगा, ठीक है। 28 सेट हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, आपके लिए काइंड इन्फॉर्मेशन ये है कि 28 सेट 2023 के सीएचएसएल के हम इसके पहले लगा चुके हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी छूट गई हैं। अच्छा, केवल 2023 का नहीं है, 2022 के भी सीएचएसएल के सारे सेट में करवा चुका हूँ। और सीएचएसएल ही नहीं, सीजीएल के और स्टेनो के भी 2022 और 23 के सारे सेट लगवा चुका हूँ। आप इनमें से कोई भी एग्जाम देते हो या कोई भी एग्जाम देते हो, तीनों देखिए ना, सीएचएसएल का, सीजीएल का, स्टेनो का, सीपीयू का, सारे के सारे सेट लगाइए, क्योंकि लेवल करीब करीब सबका होता है बराबर ही। 19-20 का फर्क हो सकता है, 19-20 भी नहीं, हमको लगता है 19 साढ़े 19 का फर्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन अब 29 करने जा रहे हैं। और आज ये डेट कौन सी थी? 11 अगस्त 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर, ये पहली शिफ्ट का, ठीक है। इसके में 4 शिफ्ट होंगी, पहली शिफ्ट होगी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी होगी, फिर धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करेंगे। ऐसे ही करते करते 28 सेट लगा चुके हैं, 29 पे आ गए हैं, ठीक है। ये 11 सेट इसके बाद और बचेंगे हम लोगों के, ठीक। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सो। और जो आज पहली बार हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑफ पीडीएफ दिया होगा, उस पर आप चले जाइएगा, क्लिक करिएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे और चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे परिवार का सदस्य बन जाइए। उसके बाद आपको रोज़ दोपहर में पीडीएफ मिल जाया करेगा, जो भी हम उस दिन डिस्कशन कराने वाले होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है एरर का क्वेश्चन। सेंटेंस पढ़िए तभी एरर मिलेगी। यहाँ से ना ढूंढा करो, यहाँ से ढूंढा करो। The poor undergoes several problems in life that could be solved with money, ठीक है। अब देखो, जब भी जैसे पुअर हम लिखते हैं तो पुअर क्या है बेटा? पुअर है एडजेक्टिव। अगर इसके पहले आप दा लगा देते हैं तो दा लगा देंगे अगर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है जनरल सेंस में। यहाँ पुअर का मतलब क्या हुआ? कोई एक आदमी नहीं, इसका मतलब हो गया गरीब लोग, दुनिया भर के गरीब लोगों के लिए यह सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ जो सेंटेंस दिया है वो जनरल सेंस में दिया है, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि जो पुअर है अंडरगो, अंडरगो का मतलब क्या होता है? सफ़र करना, ठीक है, बर्दाश्त करना, जिसको कहते हैं झेलना, समझ लो, ठीक है। अंडरगो सेवरल प्रॉब्लम, कई सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में वो लोग झेलते हैं जो पैसे से दूर हो सकती है। तो द पुअर बीइंग प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके साथ आप अंडरगोज नहीं लगाओगे, अंडरगो लगाओगे। वर्ब प्लूरल चाहिए थी ना, सिंगुलर नहीं चाहिए थी। तो द पुअर इज प्लूरल सब्जेक्ट एंड वर्ब शुड हैव बीन प्लूरल, तो अंडरगोज की जगह अंडरगो होना चाहिए था। आपका आंसर कौन सा हो गया? थर्ड वाला। इज देयर एनी डाउट? चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको? एंटोनिम बताना है किसका? इस वर्ड का, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट देखो, फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, इतना तो पढ़ा ही होगा ना कि प्लस माइनस जब एक दूसरे के पास आते हैं तो प्लस माइनस को, माइनस प्लस को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और प्लस प्लस पास में कर दो तो क्या होता है? रिपल्सन होता है, दूर भगाते हैं, ये प्रतिकर्षण होता है। तो अट्रैक्ट का अपोजिट क्या होगा? रिपल्स करना। तो रिपल्स या रिपेल, ये होता है रिपेल। रिपल करो या रिपल्स करो, ये की चीज़ होती है, ये हो गया। तो एंटोनिम यही होगा आपका। एंटाइस का मतलब क्या होता है? लालच देना, प्रलोभन देना। और नॉक का मतलब क्या होता है? कहीं पे दरवाजा खटखटा रहे हो आप। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना होता है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? रिपेल हो गया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताओ। इसमें कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली एकदम से करेक्ट है? अब देखो, लिखा है ही एट द स्वीट्स ग्रीडी। ग्रीडी नहीं होगा, ग्रीडी एडजेक्टिव होता है, यहाँ क्या होना चाहिए? ग्रीडीली होना चाहिए था। खाने का ढंग बता रहे हैं ना, मिठाइयों को खाने का तरीका, एकदम ललचा के जल्दी जल्दी ठोस ठोस के खा डाला, तो ग्रीडीली होगा, ना कि ग्रीडी होगा। ये पहला सेंटेंस गलत है। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर। आई कुड नॉट फाइंड, कुड के साथ नॉट लगा हुआ, फाइंड एनीवेयर लगा है, तो ये सेंटेंस तो हमको एकदम से ठीक लग रहा है, तीसरा वाला, ठीक है। चलिए और देखते हैं। इनकरेक्टली है ना, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढना। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, ये लिखा है आई हैवेंट गॉन नन, यहाँ भी नॉट लगाए हो, यहाँ भी नन लगाए हो, नहीं हो सकता। और ये लिखा है कि ही इज मच वीक। मच वीक, वीक पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के पहले मच नहीं लगता, वेरी लगता है,
ठीक है, तो तीसरे वाले क्वेश्चन में कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा। कोई डाउट नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है भाई? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको? ये अंडरलाइन किया हुआ है इज ज्वाइनिंग और इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इज ज्वाइनिंग देखने में तो ठीक ही लग रहा है, देखें क्या गलती हो सकती है। द रोड विच इज ज्वाइनिंग 2 विलेजेस इज रिपेयर्ड बाय लोकल अथॉरिटीज, ठीक। तो द रोड विच इज ज्वाइनिंग, देखो कंटिन्यूअस टेंस में दिया है इन्होंने, लेकिन ये कोई कंटिन्यूअस काम नहीं है, ये परमानेंट है। जैसे कोई सड़क दो गांवों को जोड़ती है कि जोड़ रही है तो होगा नहीं, कोई सड़क दो गांवों को जोड़ती है, क्योंकि ये उसका परमानेंट काम है। जब कोई परमानेंट सेगमेंट होता है तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। कंटिन्यूअस मतलब कोई काम अभी शुरू हुआ, जारी है, खत्म हो जाएगा। और इंडेफिनिट मतलब वो परमानेंट होता है, रेगुलर होता है। तो इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। उस सड़क की विशेषता बताई जा रही है। ये सड़क दो, जैसे हम कहते हैं कि ये ट्रेन लखनऊ से बनारस जाती है, अब तो ये रोज का काम है उसका ना, रेगुलर का काम है। ये वहाँ से वहाँ जा रही है मतलब केवल आज के लिए, और जाती है मतलब रोज जाती है। तो सड़क भी दो गाँव को जोड़ती है तो रोज जोड़ती है ना, केवल आज थोड़ा नहीं जोड़ रही है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? ज्वाइंस होना चाहिए, ठीक है। ये ज्वाइनिंग नहीं होगा तो गलत हो गया, इसमें चौथा वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर वही दैट कैन सब्स्टिट्यूट, क्या लिखा? इज द सिटी पार्क, ठीक। चलिए देखते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज द सिटी पार्क? ओहो, कैन यू प्लीज टेल मी, कैन यू, कैन पहले लगा हुआ है तो ये क्वेश्चन टेल मी तक क्या हो गया? ये इंटरोगेटिव हो गया। आगे लिखा वेयर इज द सिटी पार्क, वेयर इज नहीं होगा, ये इज कहाँ लगेगा? बाद में लगेगा। एम्बेडेड क्वेश्चन का मैटर है ये। कैन यू टेल मी, देखो जब भी कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन के साथ जोड़ा जाता है या किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ा जाता है, एनी, यहाँ पे कोई सेंटेंस लिख दे रहे हैं, एनी सेंटेंस के साथ अगर आप क्वेश्चन जोड़ रहे हो तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा क्या होती है? सब्जेक्ट के बाद आती है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी तब मेन वर्ब होगी। तो ये जो इज है वो कहाँ होनी चाहिए? वेयर द सिटी पार्क इज, ना कि वेयर इज द सिटी पार्क, ठीक। चलिए गलती क्या हो गई इसमें? सही क्या करना होगा? वेयर द सिटी पार्क इज, ये ठीक होगा। और ये फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। वेयर आर द सिटीज पार्क, ये नहीं होगा, आर नहीं होगा, एक ही पार्क है। सिटी पार्क वेयर, ये तो महाबेवकूफाना हो गया। वेयर वाज द सिटी पार्क, कैन यू प्लीज टेल मी, पूछ रहा प्रेजेंट में तो पार्क पास्ट में थोड़े होगा, तो ये पहला वाला होगा जो सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में क्या होगा? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक ऐसा वर्ड बताओ जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट हो, ठीक। तो ये पहला ही है, गलत हो गया। देखो इसमें जानते हो जो स्पेलिंग होती है इसकी, ये होती है LI पहले लगा दो, फिर AI लगा दो, देखिए तोड़ के देखिए LIAI, या आप ऐसे याद करो LIAI, ऐसे याद करो जैसे तुम्हारा मन करे वैसे, LIAI याद करो या LIAI। उसके बाद SON लगा दो, उसके बाद क्या लगा दो? SON लगा दो। ये स्पेलिंग होती है, मतलब ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। आंसर ये आपका हो गया। अब इसकी मीनिंग जानना चाहते हो तो क्या होगा? जैसे जो लोग, दो लोग साथ में काम करते हैं, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसको कहा जाता है लेसन, ठीक है। जो दो लोग जब कहीं पर काम, जैसे हम जैसे पढ़ाते हैं तो जो हमारे साथ में लोग पढ़ाते हैं उनके साथ कन्वर्सेशन लेसन कहा जाएगा। कहीं किसी फैक्ट्री में हो, चाहे किसी भी क्लास से, 4th क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 1st क्लास, कोई भी हो, नेता लोग हैं आपस में जो लोग काम करते हैं, कहीं भी जो आपस में सहकर्मी, कलीग कहीं पर बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं तो लेसन कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये है लेफ्टिनेंट, स्पेलिंग एकदम से करेक्ट है। लेफ्टिनेंट आप जानते हो सेना में एक पद होता है। ये एंटरप्रेन्योर होता है, जो किसी मतलब उद्यमी कहते हैं हिंदी में, उद्यमी। इकोनॉमिक्स पढ़े होगे तो जानते होगे, कॉमर्स में भी जानते हो। ये जब से कोई नया उद्यम, कोई नया एंटरप्राइज करता है तो उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। और फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? एकदम दीप्त। दीप्त का मतलब क्या होता है? एकदम सफ़ेद रोशनी, मतलब से चमकता हुआ, ऐसे उसको प्रदीप्त कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा ढेर सारी रोशनी आ रही है, चमक आ रही है उससे, तो फ्लोरेसेंट होता है। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 7 में क्या करना है आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाओ, ये क्वेश्चन लिखा है पहले, विद अ सुप्रीम सेंस ऑफ रिदम एंड वर्ड अपील, ठीक। विद अ सुप्रीम सेंस ऑफ रिदम एंड वर्ड अपील,
शुरुआत तो हो नहीं रही। आगे देखते हैं, ही वॉज कैपेबल ऑफ राइटिंग एंजेलिक या वियर्ड पोइट्री। एंजेलिक पोइट्री किससे बना? एंजल से बना। एंजल मतलब देवदूत होते हैं, फरिश्ते होते हैं, इनसे अंदर। वियर्ड का मतलब कहते हैं जैसे जादू टोना वाला, भूत प्रेत, मतलब ऐसे चुड़ैल जिन्न परियां, इस तरह की चीजें होती है ना, इस तरह की पोइट्री पे वो लिखा करता था। आगे लिखा, और द आउटलाइंस ऑफ एन अनरिलेंटिंग प्लॉट इन अ हार्ड एंड ड्राई स्टाइल। आगे लिखा, येट ही वुड राइट डाउन अ प्रॉब्लम ऑफ मॉर्बिड साइकोलॉजी। ठीक, ये सेंटेंस आपका। तो आप देखो शुरुआत कहाँ से कर सकते हो? और से शुरू नहीं कर सकते हो, येट से शुरू नहीं कर सकते, सी और डी से शुरू नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन और आपका ये वाला ऑप्शन गया। अब आपके पास बच रहे हैं दो ऑप्शन, ठीक है, जो कि दोनों बी से शुरू हो रहे हैं। ठीक, इसमें भी बी लगा हुआ, इसमें भी बी लगा हुआ, एक ऑप्शन बच रहा है आपके पास। अब आप देखते हैं कि किससे शुरू करेंगे। पहले बी के बाद सी और बी के बाद ए लगा करके चेक कर लो कौन सा लग पा रहा है। जो लग पा रहा है वही ठीक है। बी के बाद देखें सी लगता है क्या कि ही वॉज कैपेबल ऑफ राइटिंग एंग्लिक और वियर्ड पोइट्री। ठीक, अब इसके बाद लिखा है ए विद सुप्रीम सेंस, नहीं आ पाया। विद सुप्रीम सेंस हाँ लिख सकते हो। ही वॉज कैपेबल ऑफ राइटिंग एंजेलिक या वियर्ड पोइट्री विद सुप्रीम सेंस ऑफ रिदम एंड वर्ड अपील। बी के बाद ए कनेक्ट हो रहा है, पोइट्री की शैली लिखी हुई है, राइम रिदम का एकदम सेंस होता है और वर्ड अपील भी उसकी बहुत अच्छी होती है, ये हो सकता है। बी के बाद ए सिर्फ होगा, बी के बाद ए लग सकता है। बी के बाद सी लगा के देखो तो और लगा देते हैं, आर आउटलाइन। ही वॉज कैपेबल ऑफ राइटिंग एंग्लिक और वियर्ड पोइट्री आर द आउटलाइन ऑफ एन अनरिलेंटिंग प्लॉट इन हार्ड एंड ड्राई स्टाइल। प्लॉट के लिए नहीं आएगा, ये रिदम लिया हुआ है ना, तो रिदम किसके साथ जोड़ोगे? पोइट्री के साथ। और अनरिलेटिंग प्लॉट हार्ड ड्राई स्टाइल, ये तो प्रोज के लिए हो जाएगा। तो पोइट्री की विशेषता यहाँ होगी, रिदम में मिलेगी। तो रिदम, रिदम जानते हो, राइम रिदम ये सब होते हैं, तो ये पोइट्री के साथ लिखा जाएगा। तो बी के बाद ए ही लग सकता है, बी के बाद सी नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। और दूसरी बात, सी के बाद ए नहीं फिट हो पाएगा ना, इसलिए कौन सा होगा आपका? ये बी ए डी सी ही हो पाएगा। ठीक, पोइट्री दिया है, पोइट्री का कनेक्शन राइम रिदम से होगा। ठीक है, चले आगे, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको बताना क्या है? एंटोनिम। किसका? फाल्टर का। फाल्टर का मतलब क्या होता है ना, लड़खड़ा जाना, डगमगा जाना, इरादे से, मतलब जैसे होते हैं आप जो आपका इरादा है, जो रिजोल्यूशन है, उससे आप डिग गए। ठीक, कुछ सोचे कुछ थे और वो आपका इरादा बदल गया, तो ये होता है फाल्टर। फाल्टर का स्टेबलाइज एंटोनिम हो जाएगा एकदम स्थिर। स्टेबलाइज मतलब एकदम स्थिर, अपनी जगह पर अड़े रहना, अडिग रहना, ये हो जाएगा। सस्पेक्ट मतलब डाउट करना। हॉन्ट का मतलब कोई बात आपके दिन में लगातार घेरे हुए। अच्छा, भूत ऊत के लिए भी यूज किया जाता है। हंटर ट्रांसफर यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो बस वो केवल स्टेबलाइज ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर में क्या है? एंटोनिम बताना है आपको अंडरलाइन वर्ड का, और ये लिखा है सैल्वेज। ठीक है, देखो लिखा, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू सैल्वेज हर रेपुटेशन आफ्टर द स्कैम। स्कैम हुआ, कोई घोटाला हुआ, उसके बाद अपनी रेपुटेशन को डैश करना उसके लिए बहुत कठिन था। तो रेपुटेशन को क्या करना है यहाँ पर? बचाना, बचाने का सेंस आया है। और इसको बचाने का एंटोनिम लो, तो एंटोनिम क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना। क्लेम करना तो होगा नहीं, रिकवर करना होगा नहीं, तो इसको बचाने का अपोजिट डैमेज होगा। रेस्क्यू सिमिलर हो जाएगा बचाने के लिए, तो आप क्या लगाओगे? सी थर्ड वाला लगाओगे, डैमेज करना। ठीक है, नेक्स्ट चलें, अगला क्वेश्चन करें। मुझे लगता नहीं कि इसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगला जाओ, फिर आपको एंटोनिम बताना है किसका? गिवन वर्ड। एलिगेशन दिया हुआ। एलिगेशन का मतलब होता है जब हम किसी के ऊपर कोई आरोप लगाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने मेरे नोट्स चुराए हैं, ये आरोप है मेरा। ठीक, तो इसमें इसी में से एंटोनिम ढूंढना है आपको। ये आरोप हो गया तो इसके लिए कोई और वर्ड ढूंढते हैं हम लोग। ठीक, चलिए देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, हाँ ठीक है, लिखा है द लायर्स क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होते हैं? जैसे कोर्ट में सुना होगा ना कि लॉयर वगैरह, जैसे किसी गवाह ने बयान दिया, बयान देने के बाद वकील उस पर तमाम दुनिया भर के मतलब बाल की खाल निकालने वाले क्वेश्चन करते हैं, वो क्रॉस एग्जामिनेशन था। तो उसकी जो वकील की क्रॉस एग्जामिनेशन टैक्टिक है वो क्या है? वर डिजाइन्ड टू इलिसिट इनक्रिमिनेशन। वो ऐसा डिजाइन ही किया गया था कि वो एकदम से इलिसिट का मतलब क्या होता है? अभद्र, अभद्र मतलब इनक्रिमिनेटिंग, मतलब किसी को अपराधी साबित करना। टेस्टिमनी फ्रॉम द विटनेस, तो
तो टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है? टेस्टिमनी, टेस्टी मतलब जो कोई व्यक्ति शपथ लेकर के, कसम खा कर के गवाही वगैरह देता है, तो उसी के लिए हम लोग टेस्टिमनी यूज करते हैं। ठीक है, तो यही वाला लगेगा गवाही। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? आरोप हो गया, और जिसे गवाह जो उसके जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन किसका करा? विटनेस की गवाही का। तो ये जो गवाही हो रही है वो उसको दोषी साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उसको निर्दोष साबित करने के लिए हो रही है। तो एलिगेशन का अपोजिट यहाँ पे टेस्टिमनी मिल पाएगा, क्योंकि और कोई देखो एकदम से उसका अपोजिट है नहीं। एलिगेशन का मतलब होता है एक्यूजेशन, किसी पे आरोप लगाना। उसका जो सटीक एंटोनिम होगा वो होता है दोष मुक्त करने का, जैसे एक्विट कर देना, एक्सटॉल कर देना, फॉरगिव कर देना, माफ कर देना, फ्री कर देना, छोड़ देना, इस तरह की चीजें होती है ना। तो लेकिन अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे जितने मिल रहे हैं हमको वर्ड, उन्हीं में से ढूंढना है। अब इनक्रिमिनेटिंग का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप सिद्ध करना, तो एलिगेशन का साइनोनिम हो जाएगा। डिजाइन्ड का मतलब प्लान किया गया है, वो तो होगा नहीं। और टैक्टिक्स मतलब वकील की चालाकियां होगी, ये भी नहीं लग पाएगा। वकील की चालाकियां तो उसको और दोषी करने के लिए, दोषी सिद्ध करने के लिए लग रही है, जबकि गवाह की जो गवाही है उसको बचाने के लिए लगी हुई है। तो ये टेस्टिमनी ही लगा पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। 11 में क्या है? कॉपियस, ये वर्ड दिया हुआ है कॉपियस, इसका आपको क्या बताना है? एंटोनिम। तो कॉपियस देखो, फिर मैं इसको अलग कलर में करना भूल गया, लेकिन आपके उसमें नोट्स में तो रहे होंगे, आपको जो मिला था PDF, उसमें इसको मैंने हाईलाइट किया था। कॉपियस का मतलब होता है ना बहुत अधिक। कॉपियस का मतलब होता है अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में, ये होता है कॉपियस। पढ़ के देख लो, नीचे ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग ना। कॉपियस मतलब बहुत अधिक मात्रा में, इसके लिए सक्सेसफुल तो होगा नहीं, बल्कि अगर ये बहुत अधिक मात्रा में है तो हमको क्या करना होगा? इसका एंटोनिम क्या होता है? बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में आना चाहिए। सक्सेसफुल कोई लेना देना नहीं। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? प्लेंटिनी का मतलब होता है अत्यधिक, तो ये तो साइनोनिम हो जाएगा ना बच्चा। अब आ जाओ अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है? अल्प, बहुत ही कम मात्रा, तो ये हमको मिल गया एंटोनिम। और रिस्पॉन्स का मतलब होता है किसी चीज की प्रतिक्रिया जो होती है, तो ये आपका हो गया क्या? मेजर हो गया। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या होती है? एक एरर है, ढूंढो। लिखा है द लोअर स्ट्रेटा आर मोस्टली नॉट बेनिफिटेड बाय द रेन ऑफ मोनार्की। जो मोनार्की होती है, जो राजतंत्र होता है, जो राजा का शासन होता है, उसमें जो लोअर स्ट्रेटा है, समाज का जो निम्न वर्ग होता है, उसको कह रहे हैं कि उसको कोई फायदा नहीं होता, तो आर नॉट बेनिफिटेड। ठीक है, क्या करना है इसमें? स्पेलिंग की ही तो सबने दे रखी है, यही तो गड़बड़ है। इसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं दी है, पूछे हैं एरर, लेकिन कोई ग्रामेटिकल एरर हमको नजर नहीं आ रही है, तो फिर ये स्पेलिंग की मिस्टेक नजर आ रही है बेनिफिटेड की। ठीक है, मोनार्की की स्पेलिंग सही है, स्टेटा की भी सही है, रेन की भी सही है, बेनिफिटेड की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि बेनिफिटेड में होता है BENE, और सब कुछ ठीक है। फिटेड वगैरह की स्पेलिंग सही है, BENE होता है। तो एरर का क्वेश्चन था, मुझे लगा कि ये ग्रामर की एरर होगी, लेकिन ग्रामर की कोई एरर है नहीं, तो फिर ये स्पेलिंग जो बेनिफिटेड की लिख रखी तो स्पेलिंग गलत हो गई, तो फिलहाल एरर में यही लगेगा, चौथा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 नंबर पे है क्वेश्चन, लिखा है दैट कैन सब्सटीट्यूट और अंडरलाइन इतना दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लिखा आई टोल्ड बेनी, मैंने बेनी से कहा कि द डाई वॉज कास्ट एंड देयर वॉज नो फर्दर स्केप। तो इन्होंने कहा कि डाई वॉज कास्ट मतलब डाई जो है वो कास्ट कर दी गई है और इसका अब कोई फर्दर स्केप नहीं है। ठीक है, मतलब जो चीज़ है वो स्टार्ट हो गई, जो प्रोग्राम है शुरू हो गया है, या कोई मतलब जो काम है उसको एक्शन बिगिन हो गया है, अब उसको रोका नहीं जा सकता या उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, तो होगा है होगा। ठीक है, अब जो चल रहा है उसको रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखो इसकी जगह पर क्या लगा सकते हो? द कोर्स ऑफ एक्शन एंडेड, नहीं एंडेड नहीं, स्टार्ट। डाई वॉज कॉस्ट का मतलब काम शुरू हो गया है, अब नहीं रुकेगा। एक्शन वुड नेवर बिगिन, नेवर बिगिन नहीं, बिगिन हो चुका है। कोर्स ऑफ एक्शन बिगेन एंड इट कुड नॉट बी ब्लॉक्ड, अब रोक नहीं पाएंगे, यही वाला होगा। अब यहाँ लिखा एक्शन इज येट टू स्टार्ट, अभी शुरू नहीं हुआ, ये नहीं होगा, ये 31 वाला काम शुरू हो गया है, मतलब डाई वॉज कॉस्ट, पासा फेंक दिया गया, अब नहीं रुकने वाला है। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 14 में। 14 में क्या है? पैसिव वॉइस।
सेंटेंस क्या, इंडियन आर्मी एयर लिफ्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, फ्रॉम यूक्रेन। तो एयर लिफ्टेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब आपको क्या चाहिए, वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। अब वर होगा कि वाज होगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हो गए तो वाज नहीं होगा, वर होगा, ठीक है। तो वर के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढो पहले। ये हैड बीन लगा है, नहीं होगा, हैव बीन लगा है, नहीं होगा, आर होगा, नहीं होगा, वर लिफ्टेड एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का। 15 नंबर में क्या करना है, वही दैट कैन सब्स्टिट्यूट, ये अंडरलाइन किया, इज अ नाइस प्लेस टू मेडिटेट। लिखा द हिल इज अ नाइस प्लेस टू मेडिटेट बिकॉज वन कैन एंजॉय सॉलिट्यूड। ये सबसे बढ़िया जगह होती है हिल जो होते हैं मेडिटेट करने की, वहाँ कोई आपको मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप सॉलिट्यूड को खूब एंजॉय करेंगे, बहुत मज़े से एंजॉय करेंगे। इसमें देखो कोई मिस्टेक है नहीं, और नो करेक्शन रिक्वायर्ड अगर दिया है तो हम फिलहाल यही लगाएंगे, ठीक है। द हिल इज़ अ नाइस प्लेस टू मेडिटेट, कोई ग्रामर की गलती नहीं है, कोई ग्रामर की गलती नहीं है तो नो करेक्शन लगा दो। अगर मिल गया तो, अगर नहीं मिलता तो करते चेंज जैसे और सब में करते हैं, ठीक है। चलें आगे, आ जाओ 16 में। 16 में अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम का है टर्न हिज हैंड टू, ठीक। टर्न हिज हैंड टू मतलब क्या होता है, नई चीज़ें ट्राई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। टू रिजॉल्व नहीं होगा, टू अडॉप्ट अप्लाई टू नहीं होगा, ट्राई न्यू थिंग्स ये हो गया, ट्राई न्यू थिंग्स होगा, ठीक है। टर्न हिज हैंड टू मतलब कुछ नई चीज़ें कोशिश करो, नई चीज़ें ट्राई करो। 17 नंबर पे आ जाओ। 17 में क्या करना है, आप इसको एक्टिव वॉइस में करो। बाय होम, बाय होम अभी एक और हमारा शायद कल वाले में था ना बाय होम, तो बाय होम का क्या करेंगे आप, हु कर देंगे। कैन ही होगा तो हु कैन हो गया। आगे लिखा है हु कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, बी सॉल्व्ड अब बी हट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ये हो जाएगा आपका। हु कैन सॉल्व, होम नहीं होगा, हु कैन, ये होम नहीं होगा। अब दो आ जाओ, हु कैन सॉल्व, कैन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, बी लगेगा तब होगा, तो हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम चौथा वाला हो गया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में आ जाओ। 18 में क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका, जो अंडरलाइन किया हुआ है। कैपेबल ऑफ ब्लेंडिंग इजिली विदाउट ब्रेकिंग एंड एबल टू बी इजिली मॉडिफाइड। कोई ऐसी चीज़, कोई शेड्यूल है, ठीक, एक शेड्यूल है मतलब टाइम टेबल है जो कैपेबल ऑफ ब्लेंडिंग इजिली, जिसको हम आराम से चेंज वेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई टाइम टेबल बना तो बिल्कुल एकदम पत्थर की लकीर हो गया, नहीं, उसको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कुछ चेंज किया जा सकता होगा। विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, बिना उसको तोड़े ओड़े, और एबल टू बी इजिली मॉडिफाइड, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। और क्या, वर्सेटाइल किसी व्यक्ति के लिए लगता है बहुमुखी प्रतिभा का धनी, एक ऐसा व्यक्ति जो हर तरह का काम कर सकता हो। इनएडॉप्टेबल का मतलब जिसको हम अपना नहीं सकते हैं, अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। और एक लिखा है अधेरेंट दिया हुआ है। अधेरेंट का मतलब एक तरह से होता है स्ट्रिक्ट रहना, किसी चीज़ के लिए एकदम स्टिक रहना, ठीक है। तो आंसर आपका फ्लेक्सिबल होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या करना है बच्चा, देखो 19 में ये खाली जगह दी हुई है, लेकिन आपको क्या लगाना है, एंटोनिम लगाना है। किसका, अफेबल का। अफेबल एक वर्ड दिया हुआ है, अफेबल। ये देखो अभी इसमें हमने क्या किया, ये हाईलाइट नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, ये अफेबल है। अफेबल का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो अफेबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, ठीक, क्या होगा, फ्रेंडली, मित्रवत होता है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, ठीक है, ये हुआ। तो इसका आपको क्या लगाना है, एंटोनिम, मतलब जिस दुश्मनी जैसा होता है। अग्रावेट का मतलब क्या होता है, उकसाने वाला, भड़काने वाला। और लिखा है सार्डोनिक, शैतानी, मतलब दुष्टता से भरा हुआ होगा। हॉस्टाइल का मतलब दुश्मन होगा, हाँ, तो ये हो गया हॉस्टाइल, ठीक है। और एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब वही होता है, फ्रेंडली होता है। तो एमिकेबल जो है वो साइनोनिम है, और हॉस्टाइल जो है वो क्या हो गया, एंटोनिम है। हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनीपूर्ण और एमिकेबल का मतलब मित्रतापूर्ण। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, हमें हॉस्टाइल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या करना है आपको दिख रहा है। चलिए एक बार हम सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा है आर एल्डर्स आर लाइक लिविंग लाइब्रेरी। जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या है, हमारे लिए एकदम लिविंग लाइब्रेरी समझो उनको, जीती जागती पुस्तकालय हैं। क्यों है, पहले दिया होगा। नेक्स्ट टाइम यू मीट योर ग्रैंड पेरेंट्स, अगली बार जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिले तो आस्क देम, उनसे पूछिए अबाउट देयर लाइफ स्टाइल, ठीक।
नेक्स्ट टाइम पूछे, अभी शुरुआत नहीं है। सम ऑफ द टिप्स में सेव, कौन सी टिप्स अभी तो मिली नहीं। सम ऑफ द टिप्स में सेव यू रन और टू द फार्मेसी, मतलब आप एक दो बार जो फार्मेसी जो बार बार दौड़ के जाते हैं तो एक दो बार का चक्कर तो आपको बचा ही लेंगे उनके टिप्स, किसके, ग्रैंड पेरेंट्स के। आगे लिखा कि आस्क देम, उनसे पूछे, व्हाट होम मेड रेमेडीज दे यूज, कौन सी होम मेड रेमेडीज वो यूज किया करते थे। व्हाट हैबिट्स दे फॉलो, कौन सी हैबिट्स वो फॉलो करते थे। दे कौन है, दे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब ये सेंटेंस स्टार्ट करेगा हमारा, ठीक है ना, बी सेंटेंस, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स का जिक्र यही होगा। कह रहे हैं अगली बार जब दादा दादी से मिले तो उनसे उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में पूछो। और क्या पूछोगे, आस्क देम, कौन सी होममेड रेमेडीज और कौन सी उनकी हैबिट्स हुआ करती थी उनके बारे में पूछो। तो बी के बाद डी लगाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में क्वेश्चन पूछने की बात करें। बी डी स्टार्टिंग में कहीं मिल जाए तो यही हमारा ऑप्शन हो गया, ये मिल गया हमको, बी डी सी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे अब इसको और करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, काटो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 21 से लेकर के 25 तक। करना क्या है इसमें दिख ही रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग, ठीक। तो इसको करने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं। लिखा है कि डेनियल इज वरीड लेटली, बाद में वो चिंतित हो जाता है। यूजुअली लाइफ इज गुड फॉर हिम, मतलब यूजुअली लाइफ उसके लिए ठीक ठाक जा रही थी। ही डैश अ नाइस लिटिल शॉप, ही सेल्स सोवेनियर, सोवेनियर का मतलब होता है निशानी, जैसे आप दोस्तों वगैरह को कुछ गिफ्ट देते हो निशानी के तौर पर कि वो ये लो अपने पास रखना और हमें याद करना, ये होता है निशानी के तौर पर जो देते हैं। सोवेनियर टू टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए वो सोवेनियर बेचा करता था, एक छोटी सी दुकान चलाता था। तो यहाँ क्या होगा, वो एक छोटी सी दुकान चलाता था, ठीक है। चलिए आगे। एंड लिव्स इन अ नाइस कॉटेज, और एक अच्छे से बढ़िया से कॉटेज में रहता था। विद हिज वाइफ एंड देयर 3 टीनेज किड्स, और उसकी बीवी और उसके 3 टीनेज बच्चे। टीनेज मतलब 13 से 19 साल के बीच में, ठीक है। टीनेज कब कहते हैं, जैसे 13 जिसमें टीन लगा होता है, जिन नंबर्स में टीन लगा होगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये 13 से 19 के बीच में उसके बच्चे थे। आगे लिखा है कि दे हैव अ डॉग, उनके यहाँ एक डॉग था, एक कैट था और एक बैकयार्ड था। बैकयार्ड मतलब क्या हुआ, घर में जो पीछे की ज़मीन होती है उसको कहते हैं। डैश, आगे लिखा है बारबेक, आगे लिखा हुआ। बारबेक क्या होता है जानते हो, अंगीठी टाइप का होता है, जानते हो, जिसमें मतलब कोयला जलाते हैं, अंगीठी, उस तरह का बारबेक होता है, ठीक। यहाँ पे कुछ लगाना होगा बारबेक जलाने वगैरह के लिए। आगे लिखा कि दे होस्ट ऑल द फैमिली डैश, होस्ट कर रहे हैं तो फैमिली फंक्शन होंगे, तो जितने भी फैमिली फंक्शन होते हैं ये लोग, मतलब सारे के सारे, ज़्यादातर आल लिखा हो तो सारे फैमिली फंक्शन ये लोग होस्ट करते थे। एंड हिज वाइफ्स टर्की इज़ द बेस्ट इन द कंट्री, उसकी वाइफ की जो टर्की है वो मतलब कंट्री में, उस गांव की सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया टर्की है। आगे लिखा कि व्हाट कैन बी बेटर देन दैट, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, राइट। बट लेटली, पर अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि नॉट ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक नहीं था। देयर आर डैश क्लाउड्स, मतलब कुछ दुख के बादल होंगे, ठीक है। डार्क क्लाउड्स लिख सकते हो यहाँ पे, डार्क क्लाउड्स का मतलब कुछ गंभीर मैटर है। डार्क क्लाउड्स इन द स्काई एंड ऑल दे टॉक अबाउट टेरर एंड वार, सब कुछ इन लोगों के दिमाग में क्या होगा, अब सब लोग डर, टेरर और वार के बारे में ही बातें कर रहे हैं। दे फील समथिंग में हैपन, उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। द डैश लाइफ एज ही नोज मे बी लॉस्ट फॉरएवर, जो लाइफ वो अभी तक जीता आ रहा है, जो जीवन का आनंद है, हो सकता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ठीक। ये ऐसा यहाँ पे है। तो पहले मैं अब इसको एक बार क्लियर कर लूँ तो फिर आपको पहले वाले पिलर के लिए देखता हूँ कि क्या लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो पहले वाले फिलर के लिए क्या लगाओ कि वो एक छोटी सी दुकान चलाता था सोवेनियर की, टूरिस्ट के लिए, और एक बढ़िया से कॉटेज में रहता था अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ में। तो दुकान चलाने के लिए क्या लगाओ कि ब्लैक एंड, दुकान चलाना नहीं होगा। ओन्स, ओन्स का मतलब क्या हुआ, ही हैज़, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये ओन्स लग सकता है, रन्स हो सकता है। अलाउज अ शॉप नहीं होगा, एक्सेप्ट अ शॉप नहीं होगा, ही ओन्स अ शॉप मतलब क्या, ही हैज़ अ शॉप, ठीक है। चलिए, वो एक शॉप का मालिक था। रन्स लिखा होता तो भी हो जाता दुकान चलाना। दूसरे में क्या लगाओगे, किस लिए, तो बारबेक ये होता है ना, बारबेक अंगीठी वंगीठी के लिए, तो फॉर लगाओगे, क्या था उसके लिए, फॉर यूज करेंगे, मतलब एक बैकयार्ड था उसके पास बारबेक के लिए, तो फॉर लगा देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ 3rd नंबर पे आ जाओ।
वो करीब मतलब जो परिवार थे, जो उसकी फैमिली थी, उसके सारे फेस्टिवल्स को वही होस्ट किया करता था। ठीक है, सब उसके यहाँ पे आयोजित होते थे सारे प्रोग्राम। तो ये बताओ, परिवार की असेंबली होती है कि परिवार की गैदरिंग होती है, परिवार का क्राउड होगा, परिवार की रैली होगी? तो परिवार की गैदरिंग होगी। मैंने कहा था सारे फंक्शन, तो ये ऑप्शन देखे बिना बताया था, सारे फंक्शन होस्ट करता था, तो परिवार की गैदरिंग होगी। अब परिवार की असेंबली नहीं होती, ना परिवार का क्राउड होगा, ना तो परिवार की रैलीज होंगी। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास बचा कौन सा? फोर्थ वाला। फोर्थ के लिए तो पहले ही हम डिस्कस करा चुके हैं आपको। देयर आर डैश क्लाउड्स इन द स्काई, मतलब जो जिस तरह की जिंदगी वो जी रहा था उसके लिए खतरा पैदा हो गया है। अब उसको लग रहा, मतलब टेरर और डर की बातें वो लोग किया करते हैं, युद्ध की बातें किया करते हैं, समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला था डार्क क्लाउड्स, तो ओपेक क्लाउड्स नहीं होंगे, ना डायर क्लाउड्स होंगे, ना शैडो क्लाउड्स। क्या होगा? डार्क क्लाउड्स। मतलब क्या हुआ, एक संदेह के बादल हैं, उसको डर लग रहा है, निगेटिव सेंस में जा रहा है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये फिलर नंबर 5 में। तो फिलर नंबर 5 में क्या लगाएंगे? देखें, तो उसने ये कहा ना कि दे फील समथिंग में हैपन, उसको ये लग रहा था उन लोगों को कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। द डैश लाइफ एज ही नोज, जो जिस तरह के जीवन वो अभी तक जीता आ रहा है, मे बी लॉस्ट, वो हमेशा के लिए, मतलब जीवन का सुख, जीवन का चैन, जीवन का आनंद, वो हमेशा के लिए शायद खो जाने वाला है। तो फ्लस हो नहीं सकता। फ्लस क्या होता है? जैसे आप धागा वगैरह जानते हैं ना, क्या होता है? उसका रेसा टाइप का होता है। फ्लस ऑफ लाइफ नहीं होगा, एग्रीएबल भी नहीं होगा। एग्रीएबल लाइफ एज ही नोज, या ईज लाइफ, ईज ऑफ लाइफ होता है। कंफर्टेबल लाइफ, हाँ, जो मतलब एक कंफर्टेबल जिंदगी उसकी चल रही थी, वो हमेशा के लिए होने वाली है। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन यहाँ क्या होगा? कंफर्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। किसके? ये 29th सेट था हमारा। ठीक है, गिनते रहिएगा कितने हो गए। 11 सेट हमारे अभी और बाकी रह गए हैं। ठीक, 11 डेज में ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद CHSL के बाद कुछ और शुरू करेंगे हम लोग। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो हमको मैसेज करिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है, अगर मैं ऐसा पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन यहीं पर इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो करना है आपको तो मैं बता ही दिया हूँ, बाकी लोग करते ही हैं। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं अगले वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।